हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। तो दोस्तों, जेई 2025 7 अप्रैल को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री का, वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा मोटिव ये है कि इन क्वेश्चन के थ्रू आपको एकदम क्लैरिटी के साथ सारा कॉन्सेप्ट आ जाए समझ में, और कम समय में पूरा क्लैरिटी आ जाए, है ना। आप कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करोगे, क्या सॉल्व करोगे, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो इसके थ्रू मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस करूँगा, और जो भी आपका डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ लोगे। वैसे तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा डिटेल्स मतलब आंसर के साथ साथ पूरा डिटेल सॉल्यूशन देने वाला हूँ, सो दैट आपको अच्छे तरीके से एकदम समझ आ जाए सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ जिंक H2O ऑफ सिस ब्यूटीन सिस 2 ब्यूटीन गिव्स एथेनॉल। तो देख लेते हैं, सिस ब्यूटीन की बात कर रहा है। तो देखो, सिस ब्यूटीन क्या होता है, जब आपके पास एल्कीन हो और दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साथ लगे हो एक ही डायरेक्शन में, तो उसको सिस बोलते हैं। ये आपके पास है सिस, और 2 ब्यूटीन बोल लोगे क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 इतना तो आपको आता है। और यहाँ पे हमको क्या गिवन है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर जिंक के साथ O3 गिवन होता है उसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और ये वर्कअप के लिए H2O गिवन है। होता क्या है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देना है, यही होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो हम एक बार यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे ऑक्सीजन, और ये अपने पास क्या आ जाएगा H। एक बार हम ऐसे भी लगा लेंगे, तो एक बार अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये दोनों मॉलिक्यूल आपके पास बन गए। तो ये भाई इसी को हम एथेनॉल बोलते हैं। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स ये क्या है आपके पास, एल्डिहाइड है। इसको टॉटोमराइज आप करा लोगे तो आपके पास कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपके पास डबल बॉन्ड इधर चला आएगा, OH इधर चला जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल है। और ये एथेनॉल है, लेकिन यहाँ पे आपको एथेनॉल गिवन है, तो एथेनॉल इसी को बोलो, क्योंकि एल्डिहाइड है तो ये एथेनॉल ही होगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो हम एथेनॉल इसी को ही बोलेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड है, इसका सफिक्स अल होता है, तो एथेनॉल आ गया। अब स्टेटमेंट सेकंड चेक करते हैं अपन। सेकंड बोला द प्रोडक्शन ऑफ ऑब्टेन बाय ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक H2O ऑफ 3,6 साइक इथाइल ऑक्ट 4 इन। ठीक है भाई, पहले इसको बनाते हैं। 3,6 सबसे बड़ा तो ये है, ऑक्ट है तो 8 कार्बन बनाओ पहले। 3 4 5 6 7 8, और 3 पे अपने पास क्या है, 3 का डाई मिथाइल है, तो एक मिथाइल यहाँ पे आ गया, और 6 पे भी डाई मिथाइल आएगा। तो 3 4 5 6 पे डाई मिथाइल आ गया, और 4 पे इन है, तो 1 2 3, समझ पा रहे हो, 1 2 3 4, 4 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे हो गया। दिखने में डरावना था सिंपली। और यहाँ पे आपके पास क्या करा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही करा रहा है। ऑक्सीडेटिव होता है तो एल्डिहाइड को अगर बनता है प्रोडक्ट में तो उसको एसिड में चेंज कर देता है, बस इतना फ़र्क होता है। ऑक्सीडेटिव कौन करते हैं, KMnO4 H2O2, वो ऑक्सीडेटिव होते हैं। तो ये भी अपन को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम ब्रेक करके देखते हैं क्या कायरल कार्बन मिल रहा है। कायरल कार्बन मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। तो सिमिलर इधर भी हो जाएगा वही, तो ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ। तो कहीं पे कायरल दिख रहा है, हाँ ये कायरल सेंटर दिख रहा है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बनाओ तो आप देखो, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा, तो ये कायरल है। तो यहाँ पे भाई इसको कायरल लगा लो, कायरल मिल रहा है। बोला गया था हाँ हैज़ नो कायरल सेंटर, नहीं भाई कायरल सेंटर है। तो ये तो करेक्ट हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और स्टेटमेंट सेकंड जो है भाई वो करेक्ट है। प्रोडक्ट आपके पास जो आ रहा है कायरल सेंटर है उसमें, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकेंड इज़ फॉल्स, है ना। उसमें बोला था क्या कि यहाँ पे जो बोला था भाई कि बोला था हैज़ नो कायरल सेंटर, बट यहाँ पे क्या है, कायरल सेंटर है, तो फॉल्स है ना। ऐसे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, बिकॉज प्रोडक्ट हैज़ कायरल सेंटर, हैज़ कायरल सेंटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सो पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट। तो कार्बाइलमाइन टेस्ट तो बहुत ही सिंपल है, केवल 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन होता है वो पॉजिटिव कार्बाइलमाइन टेस्ट देता है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे ओनली 1 डिग्री
और प्राइमरी अमाइन gives positive carbylamine test. कार्बाइलमाइन टेस्ट, ठीक है। और रिएक्शन अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन RNH2, तो इसको भी आप याद रख लो। और इसकी रिएक्शन कराते हैं CH क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से, तो आपके पास यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिल RN, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड RNC होता है और अल्काइल आइसोसाइनाइड होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो A और C है वो प्राइमरी अमाइन है। कौन सा दिख रहा है, A और C प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन तो मैंने नहीं लिखा है, A भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। बाकी ये देखो, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है और ये भी आपके पास सेकेंडरी है। तो आपके पास A और C जो है वही कार्बाइलमाइन टेस्ट देंगे। ऑप्शन हमने कट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, ठीक है। तो A और C हो जाएगा, बस यही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये, इसमें क्या बोला था इसको अच्छे से समझ लेते। एक रिएक्शन गिवन है कि बोल रहा है कि A और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है 2B गैस है और आपके पास क्या बन रहा है, C गैस बन रहा है। इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और कुछ डाटा आपको गिवन है, दे रखा है। तो यहाँ पे जो डाटा अगर आप देखोगे तो T बराबर 0 पे हम देखेंगे तो यहाँ पे तो भाई कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे इनिशियल प्रेशर ही रहेगा, गैस है ना। और यहाँ पे 0 0 मान लो, और सॉलिड को कंसीडर नहीं करोगे, मान लेते हैं इनफाइनाइट पे अगर देखोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर जो था वो पूरा ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास जो पूरा ख़त्म हो जाएगा और जो ख़त्म हो रहा है वही तो प्रोडक्ट में बनेगा, तो 2P0 और यहाँ पर भी P0 हो जाएगा। तो यहाँ पे P इनफाइनाइट अगर देखोगे, टोटल P इनफाइनाइट तो कितने हो जाएंगे, 2P0 प्लस P0, और यहाँ पे P इनफाइनाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3P0 आपके पास ये हो जाएगा। और 3P0 की वैल्यू आपको देखो दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे पूरा P इनफाइनाइट का प्रेशर ये देखो, ये यहाँ पे कितना है, 240 दे रखा है, तो 240 है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो P0 की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 80 mm Hg आ जाएगी, 80 mm ऑफ Hg। तो आपको इनफाइनाइट पर हमेशा याद रख लेना है, पूरा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है भाई, K इंटू T इक्वल टू क्या होता है, ln, और यहाँ पे P इनफाइनाइट माइनस P0 है ना, ये याद रख लो। और यहाँ पे P इनफाइनाइट माइनस PT है ना, T एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे K इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास ln हो जाएगा, और यहाँ पे 240 था और इनिशियल प्रेशर कितना था, 80 था। P0 आपने निकाल लिया और यहाँ पे 240, और यहाँ PT जब आप देखोगे तो वहाँ पे देखो कुछ समय बाद, ये देखो ये यहाँ पे PT कितना गिवन है, कुछ समय बाद ये T टाइम पे 10 मिनट पे 160 था, इनफाइनाइट पे इतना था, तो बस वही है, यहाँ पे इनफाइनाइट कितना आ जाएगा, 160 है ना, याद है आपको। या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते थे, K इंटू T और ln इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर एट टाइम T, पर यहाँ पे इनफाइनाइट वाली बात है तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो याद रख लेना, ठीक है। तो उसी से कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे K बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ln2 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करें 0.0693 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोला था, विच ऑफ द इनकरेक्ट। तो इनिशियल प्रेशर ऑफ ए 80, ये बात करेक्ट है। द रिएक्शन नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन, हाँ भाई कभी कंप्लीट नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता है ना। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट कांस्टेंट हमने ये निकाला है, ठीक है, ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट आपके पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 4th नंबर, ये क्या बोल रहा है कि द एंथैल्पी चेंज फॉर फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज, ओके भाई ये आपको बोल रहा है, देख लेते हैं कि द टोटल चेंज इन एंथैल्पी, हेस लॉ है ना, टोटल जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो इक्वल होता है चाहे किसी भी डायरेक्शन से आप जाओ। तो H2O लिक्विड से हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, H2O गैस, तो यहाँ पे आपके पास ध्यान से देखना, यहाँ पर भी ये कितना था 10 डिग्री सेल्सियस,
तो यहाँ पे लिक्विड है और लिक्विड से अगर मान लो अपने पास गैस, मैंने क्यों लिखा, यहाँ पे अपने पास ये लिक्विड ही रहेगा, तो इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास लिक्विड ही रहेगा। तो आप सॉलिड, इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किस में जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होने चले जाएगा। तो इसके बाद अगर हमने बढ़ाया टेम्परेचर तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2O यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड है, और ये आपके पास यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट का होना स्टार्ट होगा, फिर से अपने पास क्या हो जाएगा, ये -10 तक क्या हो जाएगा, सॉलिड ही रहेगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसको आप कैसे लिख रहे हो, क्योंकि आपको देखो 10 से -10 गिवन है ना, तो 10 से -10 जाओगे तो कोई चीज़ लिक्विड से आइस में ही कन्वर्ट होगा ना। तो आपको पता है ये 10 से 0 जाने में क्या हो जाएगा, लिक्विड ही रहेगा, है ना। इसके बाद माइनस में लोगे टेम्परेचर तब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो -10 तक आइस में ही रहेगा। ठीक है, सॉलिड मतलब। तो हेस लॉ यही तो कहता है कि आपके पास अब चाहे हमें जाना कहाँ था, यहाँ से यहाँ जाना था डायरेक्ट, है ना। ये अपने पास क्या है, डेल एच है, और आप घुमा फिरा कर गए हो, ऐसे ऐसे गए हो, तो वो टोटल चेंज के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा डेल H1 और ये हो जाएगा डेल H2 और ये हो जाएगा डेल H3, सिंपल। तो यहाँ पे आप जब डेल्टा H निकालोगे, जब डेल्टा H निकालोगे, है ना, डेल्टा H1, तो वहाँ पे आप देखो 10 से 0 जा रहा है, मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। Q इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है NCP डेल्टा T होता है, यही पढ़ा है। तो Q बराबर जब निकालोगे, N की वैल्यू यहाँ पे 1 ही मोल है, आप देखो 1 ही मोल है, तो 1, और CP की वैल्यू लिक्विड वाली आप देखो कितना गिवन है, Y गिवन है, और टेम्परेचर कितना है, 0 से 10 गिवन है, समझ आ रहा है। तो इसको ऐसे लिख लिया, तो ये डेल H1 अपने पास जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये डेल H1 ही है, ये डेल H1 आ जाएगा -10Y। ओके, तो और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिक्विड से क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, मतलब लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो रहा है। तो जो डेल्टा H2 है भाई, मतलब वो किसके बराबर है, फ्यूजन के बराबर है ना। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, हमने पढ़ा है, वो Q के बराबर है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 से 0 वाले में कितना गिवन है, 0 से 0 में मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है मतलब 2, क्या लिखा है, तो यहाँ पे ये गिवन है x किलोजूल पर मोल, x किलोजूल पर मोल गिवन है, डायरेक्ट लिख लो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो किसमें, जूल पर मोल में हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये किस में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन ले लोगे इसको। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव साइन हो जाएगा ना, एक्सोथर्मिक मतलब, तो ये इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया यहाँ पे। और वैसे ही हम यहाँ पर भी लगा लेंगे Q इक्वल टू NCP डेल्टा T। ठीक है, और यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट कर लेंगे 1 इंटू Z गिवन है CP और -10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 से 0 रख दिए, और ये हम यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेंगे तो ये -10Z आ जाएगा। तो अब डेल्टा H आप निकालो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ऐड कर लो, आपके पास क्या हो जाएगा, पहला -10Y था, दूसरा 1000Z था, है ना, और तीसरा अपने पास क्या हो जाएगा, नहीं 1000Z, और ये वाला क्या हो जाएगा, -10Z था बस, और ये 1000X था, Z हम इसको बार बार लिख रहे हैं, ये 1000X था। तो ये अपन को सॉल्व कर लेंगे, कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन कर लो यहाँ पे, तो हम -10 कॉमन कर लेते हैं, तो -10 कॉमन हो जाएगा तो Y और प्लस 100X और ये क्या हो जाएगा, Z, ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये सेकंड दिख रहा है, Y प्लस Z और 100X सही है, और -10 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, एग्जाम में मैं कहूँगा इसको बाद में करना क्वेश्चन का, अगर ऐसे आते हैं ना, लेंदी था थोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये चौथा हो गया, अब पाँचवा सॉल्व करेंगे। तो पाँचवा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl विथ pH कितना। तो देखो pH आपको दे रखा है, pH कितना है, 1 है, तो हमें पता है H+ जब निकाल pH बराबर माइनस लॉ ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H+ होता है, तो H+ निकालते हैं तो 10⁻⁻⁻ pH हो जाता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा।
और यहाँ पे आपको पता है जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली होता है, पता है। तो अगर इफ़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, concentration will become हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे H प्लस जो सॉल्यूशन का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 2, आधा हो जाएगा ना कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे। तो अब pH आप निकाल लोगे यहाँ पे, तो pH क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग और ये क्या हो जाएगा माइनस को ऐसे 10⁻⁻1 और माइनस लॉग 2 हो जाएगा। तो ये माइनस और यहाँ पे -1 × 1 और लॉग 0 30 10 होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस 0 30 10 हो जाएगा। तो ये समथिंग 1.3 आ जाएगा pH। तो यही आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ये इतना हो जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंक्रीज 1.3। तो ऐसे इसको निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये 6th नंबर है, क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, डाई मिथाइल ईथर इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, डाई मिथाइल जो ईथर होता है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल, बना लेते हैं डाई मिथाइल ईथर। तो ईथर है और ये है, अगर इसको हम वाटर में मिलाएंगे तो ये भी आपके पास कहीं ना कहीं पोलर है और ये भी आपके पास कहीं ना कहीं पोलर है। तो भाई पानी को पानी मिलाओगे तो सॉल्युबल होगा ना, सेम नेचर के हैं। तो हाँ, ये सॉल्युबल है, तो यस ये सॉल्युबल है, नो प्रॉब्लम। और डाई इथाइल ईथर थोड़ा सा यहाँ पे देखो नॉन पोलर टेंडेंसी बढ़ जाएगा, ये देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉन पोलर की तरफ टेंड करने लगेगा, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला से ही बोला सोडियम मेटल कैन बी यूज टू ड्राई डाई इथाइल ईथर एंड नॉट इथाइल एल्कोहल। ठीक है, और सोडियम जो आपके पास होता है ना मेटल इज़ नॉट यूज विथ एथाइल एल्कोहल, क्योंकि H2 गैस रिलीज होता है विथ एथाइल, समझ आया आपको। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, नहीं यूज होता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट दोनों सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर, 7th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इफ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ सीजियम इज इतना। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आपको सीजियम गिवन है। चलो तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला है व्हेन सीजियम इज प्लेस्ड इनसाइड अ वैक्यूम चैम्बर विथ एन एमीटर connected to it and yellow light is focused on cesium, the emitter shows the presence of current। तो अपन को पता है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है C बाई लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, C बाई म्यू हो जाएगा फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो अपन को पता है फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दे रखा है, तो लैम्डा निकाल लेते हैं, 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पे क्या है 5.16 इंटू 10⁻14। तो लैम्डा आपके पास जो आ जाएगा 581 नैनोमीटर आ जाएगा। तो जो लैम्डा फोटोन है वो नियर है ना, और बिलो है येलो लाइट, इट कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देख पा रहे हो ना, अरे यहाँ पे देखो ना, लैम्डा की वैल्यू 500 हमने कैसे निकाला, तो देखो ये नियर है किसके भाई, येलो के नियर है, और थोड़ा सा क्या है, लैम्डा फोटोन इज़ नियर एंड बिलो येलो लाइट, इट कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भाई थोड़ा सा ये ज़्यादा होना चाहिए, है ना, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा तो ही आपके पास इंसिडेंट लाइट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए। तो ठीक है भाई, इसमें पूछा क्या था करेक्ट, तो ए तो करेक्ट है। और हमारे पास व्हेन द ब्राइटनेस, ठीक है, व्हेन द ब्राइटनेस ऑफ द येलो लाइट इज़ डिम्ड द वैल्यू ऑफ द करेंट इन द एमीटर इज रिड्यूस। तो याद रखना, इफ़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज फोटो करंट डिक्रीज। तो मतलब जो इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली होता है करंट के। ठीक है, तो ये भी बात सही है। सी देख लेते हैं, व्हेन रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड टू द येलो लाइट द करंट प्रोड्यूस इज हायर विथ रिस्पेक्ट टू द येलो लाइट। रेड लाइट विल नॉट प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी है ना, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी कम है। और डी वाला, व्हेन ब्लू लाइट इज यूज्ड द एमीटर शोज द फॉर्मेशन ऑफ करंट।
तो ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी है, आपको पता है भाई, है ना, ब्लू लाइट का इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी येलो से भाई क्या है, ज़्यादा है। तो यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो और अपने पास लास्ट वाला क्या है, व्हेन अ वाइट लाइट इज यूज द एमीटर सोर्स फॉर्मेशन ऑफ द करंट, वाइट लाइट कंटेन ऑल फ्रिक्वेंसी सो इट विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी ई, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ओरली हमने कर दिया इसको, है ना, आप लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका क्या हो जाएगा भाई, आईपीएससी नेमिंग बोला था, तो आईपीएससी नेमिंग कैसे करोगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, तो सॉरी हैलाइड है, तो 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, साफ साफ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 ब्रोमो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 9 को कैसे सॉल्व करोगे। तो बोला है कि एट द सी लेवल द ड्राई एयर मास परसेंटेज कंपोजिशन इज गिवन एज नाइट्रोजन गैस 70 ऑक्सीजन एंड गैस 27 आर्गन गैस 3 इफ़ टोटल प्रेशर इज़ 1.1 atm देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फॉलोइंग रिस्पेक्टिवली। तो अपन को पता है, जो हम पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग P/N2 हम निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्ट, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 और ये क्या हो जाएगा, P टोटल हो जाएगा। इसी तरीके से हम PO2 के लिए लगाएंगे, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 और यहाँ पे P टोटल हो जाएगा। और यह मोल फ्रैक्शन क्या होता है, आप निकालोगे मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई टोटल मोल्स, ऐसे निकालना है इस तरीके से। तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, P/N2 और क्या हो जाएगा PO2, यहाँ पे आ जाएगा X/N2 P टोटल और यहाँ पे क्या हो जाएगा XO2 P टोटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N/N2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO2। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 28, है ना, मोल निकाल लेंगे। अरे भाई वेट, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास तो आपके पास लिख लेंगे। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 28, और ऑक्सीजन के केस में आपके पास कितना हो जाएगा, गिवन है जो 27 और ऑक्सीजन का वेट मॉलिक्यूलर में 32, तो अपन ने डायरेक्ट कर लिया 2.96 आ गया। और यहाँ पे PO2 P आर्गन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ONO2 और N आर्गन अपने पास 27, 32 आर्गन केस में 3/40, तो ये आ जाएगा 11.25 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बस सिंपल सा ऐसे निकालोगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रहा है मोहर साल्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ओनली 3 टाइप्स ऑफ आयंस, फेरस, अमोनियम एंड सल्फेट। तो मोहर सॉल्ट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मोहर सॉल्ट क्या होता है, FeSO4 और यहाँ पे NH4 ट्वाइस SO4 और ये क्या हो जाएगा 6H2O, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। और यहाँ पे आयरन हमारे पास क्या होता है, आयरन अपने पास Fe2+ हो जाएगा। तो ये मोलर सॉल्ट जब आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा Fe2+ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा NH4 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4 2- हो जाएगा। तो जब इसको आप ब्रेक करते हो, कम्प्लीटली ब्रेक करते हो ना, तो क्या मिलता है पता है, ये भी लिख लो Fe2+। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही 3 टाइप्स ऑफ आयन है, और सेकेंड देखेंगे तो 2SO4 2- 2 सल्फेट है और 2NH4 पॉजिटिव। तो इसका X1 है और गिवन है SO4 का 2X3 है और 2X2 है ना। तो आपके पास ये आएगा, लेकिन गिवन क्या है आपको वहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये दे रखा है, तो वो इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू है और सेकंड इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 11th नंबर सवाल अपने पास बहुत ही सरल सा सवाल है। बोला द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल अमंग क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन एंड निकल विच हैज़ द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन भी है NCERT में। और जो क्रोमियम है, क्रोमियम इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 है, बाकी के केस में ऐसा नहीं है। तो इसी के पास जो होता है लोवेस्ट होता है हीट ऑफ एटमाइजेशन, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
बोला था व्हेन अ साल्ट इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, तो सॉल्यूशन इट गिव्स अ गैस एक्स, ऑन पासिंग गैस एक्स थ्रू रिएजेंट वाई अ ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म एक्स एंड वाई। तो ठीक है, व्हेन अ सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लेते हैं NH4Cl है, तो उसमें से हमने कैटायन वाला पार्ट लिया और वो ट्रीट किया जा रहा है NaOH से, ठीक है। तो अपने पास बन रहा है भाई H2O बनेगा और NH3 गैस रिलीज होगा, ये NH3 गैस रिलीज होगा। और फर्दर अगर हम देखेंगे जो NH3 है, अगर उसकी रिएक्शन हम Hg(I4) से होगा NH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH-, तो अपने पास जो ये कंपाउंड बन जाएगा वो हो जाएगा HgOHg और ये कि यहाँ पे NH2 और यहाँ पे I+7 I- और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H2O। यही जो होता है यही होता है ब्राउन पीपीटी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ये रिएक्शन है, ये आपको याद करना होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही सोचोगे। 13 देखते हैं। बोला द ग्रुप 14 एलिमेंट ए एंड बी हैव द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इतना इतना गिवन है, ठीक है भाई। द एबव वैल्यू आर लोवेस्ट अमंग देयर ग्रुप मेंबर, ठीक है। द नेचर ऑफ देयर आयंस A2+ B4 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। तो देखो अगर हमारे पास 708 है आयनाइजेशन एंथैल्पी और 715 है, तो जो अपने पास A होगा वो हमारे अकॉर्डिंग SN होगा 10 और B होगा वो होगा लेड होगा। तो SN जो 2+ होता है वो भाई क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और जो Pb4+ होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग। तो इसके अकॉर्डिंग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, है ना। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड सारे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मेटलियम हैज़ द हाइएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन इट्स सीरीज, वन ऑफ इट्स एक्वेटेड आयन Mn+ एग्जिस्ट इन ग्रीन कलर, तो Cr3+ ही होगा। द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द एबव Mn-, तो क्या हो जाएगा भाई। तो देखो जो 3D सीरीज होता है ना, याद रख लेना 3D सीरीज में जो वेनेडियम होता है, वेनेडियम हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ, ये 3D सीरीज की बात हो रही है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड जो कलर होता है V3+ का जो कलर होता है भाई वो होता है ग्रीन कलर। और ये जो ऑक्साइड फॉर्म करता है V2O3, ये कैसा होता है बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट लाइकली टू गिव एफरवेसेंस ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaHCO3। तो भाई जो लीस्ट एसिडिक होता है वो एफरवेसेंस नहीं देता। लीस्ट एसिडिक doesn't give effervescence। स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी गलत ना हो जाए, एफरवेसेंस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो दूसरे लैंग्वेज में कि ऐसे कंपाउंड which are more, यहाँ पे लिखते हैं which are more acidic than H2CO3 can gives
effervescence of CO2 with aqueous NaHCO3, ठीक है। और वही वो रिलीज करते हैं CO2 गैस विथ एक्वस NaHCO3, सीधी सी बात है। तो अपने पास अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट पिक्रिक एसिड है, सेकेंड एंड थर्ड, है ना। ये आपके पास क्या दूंगी, गिव्स effervescence of CO2 गैस विथ NaHCO3। जो फिनॉल होता है वो लीस्ट एसिडिक होता है, तो वो एफरवेसेंस नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला है कि आपके पास ICl2 है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपको निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन का मेरा ट्रिक एंड ट्रिप्स का वीडियो देख लेना, ज़िंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आपका, ठीक है। तो उसमें क्योंकि मैंने जो 15-20 मिनट की वीडियो बनाया है, एक हफ्ते का मेहनत लेके बनाया है, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके बनाया है, तो कहीं पे फेल ही नहीं होता वो, है ना। तो आप ज़रूर देखना, 30 वीडियो होंगे, आप देख लोगे तो मैक्सिमम जो चीज़ें वहाँ पे कराई गई हैं उससे रिलेटेड आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा और 10-15 मिनट में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है लीनियर। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर देखोगे वो कितना है, 2 है। लोन पेयर देखोगे कितना है, 3 है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। H2O देखोगे तो अपने पास ऐसा होता है, वाटर के पास 2 लोन पेयर होता है। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना है भाई, 2 है, और लोन पेयर भी 2 है। SO2 को देखोगे तो क्या हो जाएगा, SO2 कुछ ऐसे वो दिखेगा। और यहाँ पे अपने पास ये कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 4 दिख रहा है, लोन पेयर 1 दिख रहा है। XgF4 को देखोगे, XgF4 अगर देखोगे आप तो ये अपने पास कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है, 4, और लोन पेयर कितना है, 2। तो ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपने पास सेकंड हो जाएगा, सही है ना। आंसर सेकंड सही हो जाएगा। चलो देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि अ पर्सन, आप सवाल थोड़ा सा पढ़ो, आई होप आपको दिख रहा है। अ पर्सन wound was exposed to some bacteria and then bacteria growth started to happen at the same place. The wound was later treated with some antibacterial medicine and the rate of bacterial decay was found to be proportional with the square of the existing number of bacteria at any instant. Which of the following set of graph correctly represent the before and after situation of the application? तो ये है भाई। तो ये देखो बैक्टीरिया का ग्रोथ, थोड़ा सा मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, पर मैं आपको बता दूं जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का, है ना, तो वो क्या होता है, बिफोर अप्लाइंग मेडिसिन की अगर हम बात करें तो DA/dt ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये इक्वेशन होता है, आप पढ़े होंगे, A/, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम T, और ये N है ना, e⁻k T आफ्टर अप्लाइंग मेडिसिन के लिए है ये, ठीक है। तो ये मैं आपको डायरेक्टली ही बोलूँगा, ये पैराबोला एक ग्राफ आता है, इसी से यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आएगा। एक्चुअल मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये भी अपन को मास्टर में पढ़ाया जाता है ना, ग्रोथ एक काइनेटिक्स जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है। तो ये पैराबोला बनेगा, और हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे। तो यहाँ पे सेकेंड पैराबोला आपको पता है, ये सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा सही। बाकी इसके बारे में मैं कहूँगा, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं कभी कभी तो इसको छोड़, जब हाँ काइनेटिक्स पढ़ाएंगे आपको डिटेल में तो हम आपको वहाँ पे समझाएंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, फ़िलहाल इसके बारे में भी होता भी नहीं है सिलेबस में ज़्यादा,
तो 17 और ये क्या हो जाएगा 18। मैं कहूँगा उसको याद रखो। तो इसमें है कि डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज क्या भाई सुक्रोज देता है। तो देखो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो ना तो डी ग्लूकोज देता है और डी माइनस फ्रक्टोज देता है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट आपके पास फॉल्स है। और सेकेंड है इन्वर्ट शुगर इज फॉर्म ड्यूरिंग सुक्रोज हाइड्रोलिसिस, ये करेक्ट है। सेकेंड आपके पास करेक्ट है एनसीईआरटी बेस्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में क्या है देख लेते हैं इसको। एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन CO5NH3Cl SO4। तो इसको अगर हम बनाना चाहेंगे कॉम्प्लेक्स ए को, है ना, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो CO, NH3 तो लिगेंड होता है और 5 है तो वहाँ पे NH3 5 और SO4 और ये क्लोरीन बाहर, है ना। आप जब कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो तो ये लिखना बताया जाता है। सेकेंड वाला सिमिलरली अगर यहाँ पे हाँ हो गया है 2 आइसोमर, इससे कि 2 आइसोमर है तो एक आइसोमर और आप बना सकते हो CO और ये हो जाएगा NH3 5 और Cl को अंदर कर दें SO4 को बाहर कर दें। तो बहुत A और B जो है आप देख पा रहे हो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ना, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या कैटायन और एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व करने आइए देखते हैं। तो देखिए पहला रिएक्शन है, पहले कोई मैं आपको बताता हूँ फिर आएंगे दूसरे पे। तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन है और एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग बेस एक दिख रहा है NaOH। तो साफ सब दिख रहा है भाई, ये अपने पास 0 पोजीशन, ये अल्फ़ा और ये बीटा। बीटा इधर भी है लेकिन हम उस बीटा को निकालेंगे जहाँ से मेजर प्रोडक्ट मिले। तो ये बेस EH को खाएगा, ये इधर आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो अपने पास कुछ ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। बी ऑप्शन देखेंगे तो एक्वस गिवन है और यहाँ पे ऐसे। तो एक्वस KOH जो होता है वो SN2 रिएक्शन करता है। एक्वस KOH है कौन सा रिएक्शन SN2। तो इसको गैप मारेगा और वहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा। और यहाँ पे अपने पास क्या है C है और ये अपने पास ब्रोमीन है, ये आपके पास NaOMe है। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो कहानी वही है, 0 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा, सारे बीटा इक्विवेलेंट है। तो इधर आएगा इधर आएगा, उसको मारेगा बाहर। तो अपने पास कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं। डी अगर आप देखोगे तो डी अपने पास क्या है, एक फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है। ये भी आपको पढ़ाया जाता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ाया जाता है। तो पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है, बहुत ही फेमस है। मैंने तो अपने अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में कराया रिएक्शन। और ये भी आपको कराया जाता है वहीं पे। ये भी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देता है 3 डिग्री कॉपर के साथ। लूकास टेस्ट में नहीं देता है, 503 ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है तो ये भी आपके पास सेम ही प्रोडक्ट दे देगा। तो यहाँ पे आपके पास जो चौथा बी और डी करेक्ट है, बी और डी करेक्ट है। मैंने आपको यहाँ पे पूरा रिएक्शन लिख दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाई कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 20 ही है ना काउंट, और नहीं ये 21 है। वही तो मैं सोच रहा था, इंटीजर वाला 21 से आता है ना, ये 20 था और यहाँ पे आ जाएगा 21, ये हो जाएगा 21। तो ये है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेइंग 500 मिलीग्राम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है आपको 500 मिलीग्राम है, ठीक है। प्रोड्यूस 220 मिलीग्राम ऑफ CO2। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास CaO के साथ हीट करोगे तो आपके पास CO2 और H2O देगा। यहाँ पे अगर मोल्स ऑफ CO2 निकालोगे तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 220 मिलीग्राम है तो उसको ग्राम में चेंज कर लेंगे और CO2 का मॉलिकुलर वेट 44 होता है तो ये मोल आ गया। तो इसको सॉल्व कर लिए तो 5 × 10⁻³ मोल्स आ गया। और यहाँ पे हम कार्बन के लिए निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो अगर अपने पास कार्बन है भाई, मास ऑफ हम कार्बन निकालेंगे, है ना, मास ऑफ कार्बन इन CO2। तो क्या हो जाएगा, कार्बन एक ही है और आपके CO2 के कितने मोल्स आए हैं भाई, तो मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। तो 5 × आपके पास मोल तो इतना है और कितने कार्बन है, एक ही है, एक का आप मॉलिकुलर वेट 12 होता है तो ये इतना आ जाएगा।
और परसेंटेज मास ऑफ कार्बन। समझ आ रहा है आपको? तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ये मास आया है, ये मास आया है, और टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 12% आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी सवाल था। अब देख लेते हैं 22। तो 22 में क्या बोल रहा है कि थायरोक्सिन द हार्मोन हैज़ गिवन बिलो स्ट्रक द परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन थायरोक्सिन। परसेंटेज ऑफ आयोडीन बोला है भाई, तो ये तो मतलब इजी सवाल है भाई। परसेंटेज ऑफ आयोडीन, कितने आयोडीन है यहाँ पे, जितना आयोडीन है वो मल्टीप्लाइड बाई मॉलिकुलर वेट कर लो। तो आपके पास टोटल जो आयोडीन आपको यहाँ पे दिखेंगे आपको 508 है ना। एक आयोडीन का 127 होता है, कितना आयोडीन है 4, और डिवाइड बाई टोटल कंपाउंड का मास 77, मतलब मॉलिकुलर मास वही, मल्टीप्लाइड बाई ये इतना, तो अपने पास 65.38% आ जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर देखोगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, थायरोक्सिन का मॉलिकुलर वेट जो होता है 777 होता है। ठीक है, ये मॉलिकुलर वेट है थायरोक्सिन, मॉलिकुलर वेट है किसका भाई, थायरोक्सिन का, थायरोक्सिन का। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 23 क्या हुआ, बोला जा रहा है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वाज पास थ्रू CO2 प्लस और कॉपर एंड 0.1 फैराडे वाज पास थ्रू Ag प्लस से Ag। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आफ्टर दिस द 2 सेल वर कनेक्टेड एज शोन बिलो, मेक एन इलेक्ट्रो सेल केमिकल सेल, द EMF ऑफ द सेल। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं। तो कॉपर CO2 प्लस से बैलेंस करके भी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इतना। तो यहाँ पे आप देखो 1 फैराडे से अपने पास कितना हो रहा है, 1, आपको पता है 1 फैराडे बराबर जो होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज निकालते हैं ना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो कितना 1.5 आपके पास गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे T बराबर 0 पे देखोगे तो कितना हो जाएगा 1.5, समझना 1.5, और कितना गिवन है 1.5 मोल, और 1 लीटर आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास ये है 1 मोल गिवन है। तो टाइम T पे अपने पास कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। लेकिन अपने पास जो CO2 प्लस है वो 1 मोलर है। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस अपने पास Ag प्लस इलेक्ट्रॉन क्या है, Ag है। तो यहाँ पे देखोगे T बराबर 0, देखो 0.2 मोलर वो है 0.2, और ये क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ध्यान से देखना। और यहाँ टाइम T पे जब निकालोगे तो 0.1, और ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Ag प्लस, अगर आप देखोगे तो 0.1 आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल बनाएंगे, तो सेल क्या हो जाएगा, सेल आपको पता है एक ऑक्सीडेशन होना चाहिए और फिर रिडक्शन, दोनों को ऐड कर दो। तो हमने ऐड करके बना दिया 2Ag। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपको पता है, क्या पता है भाई कि E बराबर क्या होता है E0 माइनस 0.06 अप्रॉक्स ले मोल, और ये प्रोडक्ट में कितना है CO2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या है Ag प्लस 2 का ये, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 0.34, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा log 1/0.1, और ये हो जाएगा 0.4 वोल्ट। तो इसको मिली वोल्ट में चेंज करोगे तो 4 मिली वोल्ट आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाइड कर लोगे तो अपने पास ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे निकालते हैं। फ़िलहाल के लिए कठिन क्वेश्चन है, मैं मानूंगा आपको डाउट है। देखो टाइम नहीं है अपने पास, मेन है ना, क्योंकि अभी हम आपको कंफ्यूज करेंगे चीज़ें बता के। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन वैसे भी मेरा मानना है 4-5 क्वेश्चन यही वाले होते हैं छोड़ने वाले। मैं खुद मानूंगा ये लेंदी क्वेश्चन है, बिना प्रैक्टिस के। बहुत ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस की हो तो ही करना, नहीं 20 क्वेश्चन करो, करेक्ट करो एक्यूरेसी के साथ, काफ़ी है। जो इजी है उसको कर लो। द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ साल्ट MX3। हाँ ये देखो, ये सब सवाल तो मतलब गलती ही नहीं होना चाहिए। तो ये भी 4 नंबर देंगे, तो इसको पहले करो M3 प्लस, इसको ब्रेक करोगे इतना हो जाएगा। और यहाँ पे I जब डायरेक्ट लिखते हो क्या होता है 1 प्लस N-1 अल्फ़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, डायरेक्ट ही लिख दिया। यहाँ पे ऐसे भी लिखा अल्फ़ा बराबर I-1 अपॉन N-1 डायरेक्ट। तो अल्फ़ा बराबर I-1 अपॉन N-1 डायरेक्ट मैं कहूँगा ये फार्मूला होता है, इसको याद रख लो, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्फ़ा बराबर यहाँ पे आप निकालोगे तो आपके पास क्या हो,
आई की वैल्यू आपको गिवन है 2 - 1, एन की वैल्यू टोटल 3 और 1 4, तो ये 4 हो जाएगा। 4 - 1 अल्फा बराबर 1/3 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 33% अप्रॉक्स आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और 25 का अगर क्वेश्चन हम निकालेंगे तो ये अपने पास क्या था, द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग। तो भाई पैरामैग्नेटिक ये वाला एक हमने जी 2-3 साल का मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का PYQ कराया है। बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन है, अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा केवल वो उतना कर लेना तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी तो आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा ना। मैं इसका आपको बस ये हिंट देते जा रहा हूँ। ये फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, पैरामैग्नेटिक है, पेयरिंग नहीं है तो ये हो जाएगा। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे आपके पास पैरा हो जाएगा। और ये D2sp3, MnCN जहाँ साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और कोबाल्ट वाटर के साथ CO3+ आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है बाकी। और अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग होता है ना वाटर के साथ। और यहाँ पे कोबाल्ट है CO C2O4 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3- ये डायमैग्नेटिक है D2sp3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा MnCl6 3- ये भी आ गया पैरामैग्नेटिक। COF6 3- ये भी पैरामैग्नेटिक है। क्या हो जाएगा ये sp3D2 और ये sp3D2 हो जाएगा। तो आंसर इसमें 2 ही है जो सही आएगा, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, पर मैं कहूँगा 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बैक्टीरिया वाला और ये लास्ट वाला, बाकी तो जो आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट रहा पूछ लेना। थैंक यू।